हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे क्लास 12 फिजिक्स का इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जो कि एग्जाम में 5 नंबर का पूछ लिया जाता है। गॉस के नियम से कूलाम के नियम का सूत्र याद कीजिए, या आप कह सकते हो गॉस के नियम से कूलाम के नियम की व्युत्पत्ति या उसका डेरिवेशन। ठीक है, हमें गॉस के नियम के द्वारा कूलाम का नियम ज्ञात करना है। तो एकदम मस्त तरीके से इस डेरिवेशन को देखेंगे, एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण है, 5 नंबर का पूछ लिया जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो वीडियो को यार आखिरी तक जरूर देखना और इस डेरिवेशन को पक्का तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जाम के लिए। तो चलो देखते हैं गॉस के नियम के द्वारा कैसे हम लोग कूलाम का नियम ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको इसका चित्र बनाना सिखाते हैं, चित्र को कैसे बनाना है, फिर इसकी थ्योरी पे क्या लिखना है और फिर इसका डेरिवेशन, सब कुछ बात करेंगे। ठीक है, तो देखो ये चित्र बना हुआ है, सबसे पहले आपको बताते हैं बनाना कैसे इसे। तो देखो, मान लो एक बिंदु कोई है ओ। ठीक है, माना कोई बिंदु है ओ। ठीक है, माना कोई बिंदु ओ है जिसपे प्लस क्यू आवेश स्थित है। माना एक बिंदु ओ है जिसपे प्लस क्यू आवेश स्थित है। इस ओ से आर मीटर दूरी पर, इस ओ से आर मीटर दूरी पर मान लो एक बिंदु पी है। ठीक है, हमने क्या किया, एक बिंदु ओ लिया जिसपे प्लस क्यू कूलाम का आवेश स्थित है। ओ से आर मीटर दूरी पर एक बिंदु पी है। ठीक है, अब आपको ज्ञात क्या करना है, पहले ये समझो, गॉस के नियम से कूलाम का नियम। किस नियम से? गॉस के नियम से। तो गॉस के नियम जब हमने आपको उसका डेरिवेशन कराया था तब आपको बताया था गॉस के नियम के लिए आपको क्या करना होगा, एक गॉसियन पृष्ठ खींचना होगा। गॉसियन पृष्ठ खींचना होगा। तो चलो गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं। तो इस पी बिंदु से होकर जाने वाला एक हम क्या करते हैं, गोलाकार गॉसियन पृष्ठ खींच लेते हैं। ठीक है, गोलाकार गॉसियन पृष्ठ इस टाइप से खींच लेते हैं। ये क्या है, गोलाकार गॉसियन पृष्ठ। ठीक है, और इस गोलाकार गॉसियन पृष्ठ पे जो क्षेत्रफल डीए वेक्टर होगा और ई वेक्टर जो उसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, उन दोनों की दिशा जो होगी वो एक ही होगी। ध्यान से समझो, सबसे पहले हमने बात की, एक बिंदु है ओ जिसपे प्लस क्यू आवेश स्थित है। ओ से आर मीटर दूरी पर एक बिंदु पी है। ठीक है, इसको इस टाइप से भी बना सकते हो, ओ से आर मीटर दूरी पर यहाँ पे एक बिंदु पी है। ठीक है, इस बिंदु P से हम P पे हमने क्या मान लिया कि जो डीए वेक्टर, वेक्टर क्षेत्रफल इसे कहते हैं डीए वेक्टर, और इसे कहते हैं वैद्युत क्षेत्र ई वेक्टर, ये दोनों क्या है, एक ही दिशा पे कार्यरत है या एक ही दिशा में है। ठीक है, आप देखो ये पूरा चित्र आपका कंप्लीट होता है। अब हमें इसी से आपका गॉस का नियम लगा कि कूलाम का नियम सिद्ध करके दिखाना है या उसका डेरिवेशन करना है। चित्र समझ में आ चुका होगा। देखो हमने क्या किया है, आपको लिखना क्या है वो भी बता दे। देखो आपको यहाँ पे थ्योरी शो हो रही होगी, थ्योरी पे क्या लिखना है, आपको लिखना है एक बिंदु ओ है जिसपे प्लस क्यू कूलाम का आवेश स्थित है। ओ से आर मीटर दूरी पर एक बिंदु पी है। ठीक है, एक बिंदु पी है, पी स्थित है लिख सकते हो। आप इस पी बिंदु से होकर गुजरने वाला एक गोलाकार गॉसियन पृष्ठ मानते हैं। ठीक है, एक गोलाकार गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं और इस बिंदु पी पर क्या है, ये जो डीए वेक्टर जिसे वेक्टर क्षेत्रफल कहते हैं और जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर होती है, इन दोनों की दिशा क्या है, एक है। अर्थात दिशा एक है तो मतलब थीटा जो कोण बनेगा वो कितना आएगा, 0 डिग्री। ठीक है, ध्यान से समझो, अभी डेरिवेशन पे काम आएगा। सिंपल समझो, जो डीए वेक्टर वेक्टर क्षेत्रफल और ई वेक्टर है एक ही दिशा पे है, अर्थात उनके बीच का कोण थीटा जो होगा 0 डिग्री होगा। ठीक है, तो चित्र भी समझ में आ चुका होगा। आपको थ्योरी जो सो रही थी वो आपको लिख लेनी है। ठीक है, सबसे पहले क्या करना, चित्र बना लेना। चित्र समझ में आया, फिर उसकी जो थ्योरी, आपको जो चीज हमने बताया वही थ्योरी पे लिखा है, वही आपको नोट कर लेना है। उसके बाद क्या करना है, अब डेरिवेशन करना है यार। तो चलो डेरिवेशन करते हैं। ठीक है, आप देखो इसका डेरिवेशन करते हैं हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले चित्र कंप्लीट हुआ। अब आपको करना क्या है, देखो ये जो आपका पूरा वृत्ताकार पृष्ठ है या जिसे गोलाकार गॉसियन पृष्ठ है। ठीक है, वृत्त नहीं गोला है। ठीक है, तो गोलाकार जो गॉसियन पृष्ठ है इसका क्षेत्रफल मान लो, पूरा क्षेत्रफल है ए। ठीक है, पूरा क्षेत्रफल ए है और ये जो छोटा सा क्षेत्रफल यहाँ का था वो है डी ए। ठीक है, ये चीज समझ लो, ये पूरा इस गोले का क्षेत्रफल ए है और इसका ये जो इतना क्षेत्रफल ये डी ए है। ठीक है, तो ये चीज सिंपल समझ में आया। अब हम क्या लिखते हैं डेरिवेशन करने के लिए, लिखते हैं डीए वेक्टर से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, क्योंकि गॉस की प्रमेय लगानी तो वैद्युत फ्लक्स लगाना होगा। तो लिखते हैं, देखो डीए वेक्टर से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, डीए वेक्टर से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, वैद्युत फ्लक्स निकाल लेते हैं डीए वेक्टर से होकर गुजरने वाला, जो कि क्या आएगा, देखो जब डीए से निकालोगे, डी ए का मतलब एक छोटा सा भाग, जब उसके साथ डी लग जाए अर्थात एक छोटा सा भाग। ठीक है, तो वो कितना आएगा, डी फाई ई। कितना आएगा, डी फाई ई। तो हम यहां से लिखेंगे डी फाई ई। और फॉर्मूला आपको पता होगा वैद्युत फ्लक्स का क्या होता है, ई वेक्टर और इनटू में डीए वेक्टर, जहां ई वेक्टर आपका वैद्युत क्षेत्र और डीए वेक्टर क्या है,
ये आपका वेक्टर क्षेत्रफल जो है, ठीक है, इस छोटे से भाग का है डीए वेक्टर। तो सिंपल डी फाई ई जो कि वैद्युत फ्लक्स है, डी फाई ई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डीए वेक्टर। आप जब ये डॉट हटेगा तो यहां से आ जाएगा डी फाई ई इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा, वेक्टर हट जाएंगे अब, ठीक है, ई डी ए कॉस थीटा, ठीक है। ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर था, जब वेक्टर हटाओगे तो ई डी ए कॉस थीटा हो जाएगा। अब बात आती थीटा की, थीटा कहां से निकालोगे? तो हमने आपको पहले ही बताया था कि ई वेक्टर और डी ए वेक्टर की दिशा एक है, अर्थात वो एक ही दिशा पे है, तो उसके बीच में जो थीटा बनेगा वो बनेगा 0 डिग्री का। थीटा कितना बनेगा? 0 डिग्री का। आप यहां से चाहो तो लिख लो कि चूंकि ई वेक्टर व डी ए वेक्टर एक ही दिशा में है, एक ही दिशा में है, ठीक है, चूंकि ई वेक्टर और डी ए वेक्टर एक ही दिशा में है, तो जब एक ही दिशा में तो थीटा क्या हो जाएगा? 0 डिग्री। तो डी फाई ई इक्वल टू ई डी ए कॉस 0, कॉस 0, ठीक है। थीटा की जगह हमने 0 डिग्री रख दिया, और कॉस 0 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 1। कॉस 0 का मान आपको पता होगा मैथ पे कितना होता है? 1। तो यहां से इसका मान रख देंगे 1। तो डी फाई ई इक्वल टू ई डी ए इंटू कॉस 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1, तो 1 रख दो। तो डी फाई ई इक्वल टू आ गया, सॉरी, ई डी ए, ठीक है, ई डी ए आ जाएगा। तो डी फाई ई इक्वल टू आ गया ई डी ए, ठीक है। तो ये सिंपल आया गॉस, ये आपका क्या आया? वैद्युत फ्लक्स किस पर? इस छोटे से भाग पर, ठीक है। इस डीए के लिए आपका क्या निकला है? वैद्युत फ्लक्स इस छोटे से डीए वेक्टर से होकर गुजरने वाला निकाला डी फाई ई। अब हमें निकालना होगा इस पूरे गोले के कारण, ठीक है। तो हम यहां से लिखेंगे संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ या संपूर्ण गोलाकार गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो यहां पे लिख देते हैं संपूर्ण गोलाकार गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला, ठीक है। अब हमने यहां लिख दिया संपूर्ण गोलाकार, ये जो पूरा गोलाकार गॉसियन पृष्ठ है इससे होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स वो क्या आएगा? फाई ई, ठीक है, फाई ई। ये जो पूरे पूरे गोले के कारण आएगा। आप पूरे गोले का कैसे निकलेगा? आपको इसका, ये जो छोटे से भाग का था, ये डीए के कारण जो डी फाई ई निकला, इसका समाकलन कर देंगे जिससे पूरे भाग का आ जाएगा। तो हम लोग कर देते हैं इसका समाकलन डी फाई ई। ध्यान से देख लो, पूरा आपको समझ में आना चाहिए। फाई ई इक्वल टू क्या कर दिया? इसका समाकलन कर दिया डी फाई का। क्यों किया? क्योंकि डी फाई एक छोटे से भाग के लिए था वैद्युत फ्लक्स, हमें बड़े भाग अर्थात पूरे गोले के लिए निकालना है, तो हम क्या कर देंगे? उसका समाकलन कर देंगे। तो फाई इक्वल टू समाकलन डी फाई ई, ठीक है। आप देखो आगे, तो फाई ई इक्वल टू डी फाई ई की वैल्यू रखो क्या है? ई डी ए। तो यहां पे रख दिया गया ई डी ए, ठीक है। सिंपल देख लो, आपका फाई ई इक्वल टू क्या आ गया? ये समाकलन का चिन्ह है, इसे क्लोज इंट्रीगेशन पढ़ सकते हो, इंग्लिश में पढ़ना चाहो क्लोज इंट्रीगेशन। इंट्रीगेशन का वाला समाकलन, क्लोज का वाला देख सकते हो बंद बना हुआ है ना, तो इसलिए क्लोज इंट्रीगेशन। तो फाई इक्वल टू क्लोज इंट्रीगेशन ई डी ए, ठीक है। आप देखो ये वैल्यू ही हमने यहाँ पे रख दी है, डी फाई की वैल्यू ये रख दी है, ठीक है। आप इसे आगे सॉल्व करते तो देखो इतना ये इरेज कर देते हैं। आप देखो आगे यहां से लिखते हैं सिंपल, ये ई बाहर कर लो, तो फाई ई इक्वल टू हो जाएगा, ई हमने बाहर कर लिया, समाकलन का चिन्ह लगाओ, लिख दो डीए। देखो फाई ई लिखा, ई हमने कर लिया बाहर, समाकलन का चिन्ह लगाओ, लिख दिया डीए, ठीक है। समझ में आया ना? क्या किया? फाई ई पहले से है, समाकलन का चिन्ह लगाया, ई को कर लिया बाहर और लिख दिया डीए, ठीक है। फाई ई इक्वल टू ई और समाकलन डीए। अब बात आती है समाकलन डीए की। ये समाकलन डीए जो है इसका क्या मान होगा? ये जो समाकलन डीए है इसका क्या मान होगा? तो पहले आपको इसे समझना होगा। डी ए क्या है? डी ए ये छोटा सा भाग था, ये वाला भाग जो है ये डी ए है, और ए क्या है? हमने पहले ही आपको समझाया, ए क्या है? ये पूरा गोला, पूरे गोले का क्षेत्रफल है, ठीक है। ये जो है पूरे गोले का एरिया या पूरे गोले का क्षेत्रफल है, और डीए क्या? इस छोटे से भाग का। तो यहां से आप जब इसका समाकलन करोगे, और समाकलन का मतलब आपको बताया कि पूरे भाग का, तो समाकलन जब डीए का कर दोगे मतलब कि गोले का क्षेत्रफल क्या लग जाएगा? गोले का क्षेत्रफल। और गोले का क्षेत्रफल का मतलब गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो कि होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ध्यान से समझो, एक एक बात आपको समझनी है। देखो यहां पे फाई ई इक्वल टू ई बाहर है, समाकलन डीए, ठीक है, समाकलन डीए लगा है। आप देखो जब डीए क्या है? एक छोटा सा भाग, ए क्या है? पूरा भाग। जब उसका समाकलन करोगे तो समाकलन डीए हो जाएगा। तो समाकलन डीए क्या होगा? इसके गोले के क्षेत्रफल के बराबर होगा, पूरे गोला, ये जो पूरा गोलाकार गॉसियन पृष्ठ है इसके क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो गोले का क्षेत्रफल जिसे हम लोग कहते हैं गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, मैथ पे आपने पढ़ा होगा, गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल
क्षेत्रफल होता है, गोले का संपूर्ण पृष्ठ होता है। तो यहाँ पे क्या लगेगा, गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो कि होता है 4πr²। तो सिंपल हमें इस डीए की जगह क्या लिख देना है, 4πr²। आपका सॉल्व हो जाएगा पूरा। तो लिखते हैं फाई इक्वल टू ई इंटू, इस डीए की जगह क्या लिख देना, 4πr²। 4πr², ये आ गया सिंपल। इसे मान लो समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब थोड़ा सा बचा है, एकदम आपका पूरा सॉल्यूशन हो चुका है। ठीक है, सिंपल क्या हुआ, यहां से जब इतना आ गया था हमने इसकी जगह क्या लिख दिया, 4πr²। क्यों लिख दिया, क्योंकि डी एक छोटा सा भाग था, जब उसका समाकलन करेंगे तो ये पूरे गोले का आ जाएगा। ठीक है, मतलब जब इसका हम लोग समाकलन करेंगे तो पूरे गोले का निकल आएगा। तो पूरे गोले का क्षेत्रफल मतलब कि उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसलिए लिख दिया 4πr²। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो, इसके आगे से हम आगे से पूरा सॉल्व करके पूरा डेरिवेशन दिखाएंगे। तो एक बार यार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि अब पूरा इरेज कर देंगे, केवल इतना ऊपर से लिख के आगे का डेरिवेशन करेंगे। तो स्क्रीनशॉट ले लो। तो देखो सिंपल, जितना आया था समीकरण 1 हमने यहाँ पे लिख दिया, फाई ई इक्वल टू ई इंटू 4πr²। अब बात आती गॉस के नियम से आप सिद्ध करें। अभी गॉस का नियम तो लगाया नहीं। गॉस का नियम क्या होता है, फाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो आपको ये नियम लगाना होगा, तब आपका डेरिवेशन कूलाम का नियम का कर पाओगे, क्योंकि आपको कूलाम का नियम सिद्ध करना है गॉस के नियम से। तो यहाँ लिखते हैं गॉस के नियम से, गॉस के नियम से। ठीक है, हमने आपको गॉस का नियम पढ़ाया हुआ है। गॉस का नियम क्या होता है, फाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सिंपल, क्यू क्या है, आवेश है। एप्सिलॉन नॉट यहाँ क्या जानते हो, इसे कहते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। निर्वात की विद्युतशीलता, क्यू को कहते हैं आवेश। ठीक है, अब देखो आगे, इतना आया तो सिंपल इसे मान लो समीकरण 2। आप नीचे से लिखो समीकरण 1 व 2 से। सिंपल आपको पूरा बता रहे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, 1 व 2 से लिखते हैं समीकरण 1 व 2 से। तो जब समीकरण 1 और 2 से लिखोगे तो इधर भी फाई इधर भी फाई, दोनों तरफ सेम है तो ये दोनों भी सेम हो जाएंगे। तो लिख दो ई इंटू 4πr² इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखो ध्यान से, यहाँ पे भी फाई है, यहाँ पे भी फाई है, तो हमने लिख दिया ई इंटू 4πr² इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब ई को इधर ही रखो और जो बचा उधर भेज दो। तो ई इक्वल टू हो जाएगा यहां पर से क्यू अपॉन 4πr² एप्सिलॉन नॉट। ध्यान से देखो, ये ई इधर रोक लिया, इस 4πr² को उधर भेज दिया, तो ई इक्वल टू क्यू अपॉन 4πr² एप्सिलॉन नॉट। अब इसे थोड़ा सही से लिख लो, तो 1 अपॉन लिख देते हैं 4π, ये 4π ये वाला एप्सिलॉन नॉट, यहां से क्यू बटे में r² लिख दिया, ये आ गया ई का मान। ठीक है, ई का मान कितना आया, 1 अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट, 1 अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से क्यू अपॉन r²। इसे भी कोई समीकरण मान लो, समीकरण 3। अब थोड़ा बचा, एकदम मस्त तरीके से आपने निकाल लिया है। देखो ई इक्वल टू क्या लिख दिया, 1 अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट, 1 अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन r²। यहीं से लिखा पूरा, देखो 1 अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट और क्यू अपॉन r², इतना आ गया। अब देखो थोड़ा सा बचा है, कैसे लिखना है। अब आपको यहाँ पे बल का सूत्र लगाना है। बल का सूत्र लगाना है, तुरंत ही आपका पूरा डेरिवेशन कूलाम का बन जाएगा। ठीक है, आप देखो क्या करते हैं, आपको हमने जहां पे आवेश क्यू रखा था, आप यही कहीं आवेश आपका क्यू नॉट भी रख दिया जाए। ठीक है, आपको लिखना क्या है, देखो वो बता देते हैं। आपको लिखना है यहाँ पे कि इस बिंदु पर क्यू नॉट आवेश रखने पर, ठीक है, तब आरोपित बल जो होगा वो निकाल लेते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं देखो यहाँ से। ठीक है, आप थोड़ा सा समझो हम ये क्यों लिख रहे हैं। ठीक है, देखो हमने आपसे चित्र जो था, चित्र एक बार फिर समझो। यहाँ पे ए पॉइंट ओ पॉइंट था, ओ पे प्लस क्यू आवेश था, यहाँ से आर दूरी पर एक बिंदु पी था जिसपे ई वेक्टर और डी ए वेक्टर एक ही दिशा पे थे। अब क्या कर रहे हैं, हम मानते हैं कि माना इस बिंदु P पर एक प्लस क्यू नॉट आवेश स्थित है। ठीक है, क्या मानते हैं, O पे तो प्लस क्यू स्थित है लेकिन P पे क्यू नॉट स्थित है, जिसे परीक्षण आवेश कहते हैं। क्यू नॉट को परीक्षण आवेश कहते हैं, ये भी लिख सकते हो। क्यू नॉट क्या है, यहाँ परीक्षण आवेश लिख लेना कि यदि इस बिंदु P पर, ठीक है, यदि इस बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश क्यू नॉट रखे तब बल क्या आएगा। तो बल जो आएगा, देखो E इक्वल टू फॉर्मूला होता है F अपॉन क्यू नॉट। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है F अपॉन क्यू नॉट, जहां F बल, क्यू नॉट परीक्षण आवेश होता है, आपने पढ़ रखा है। तो यहां से आप F इक्वल टू लिख सकते हो क्यू नॉट इंटू ई। ठीक है, इसी से लिख देते हैं क्यू नॉट इंटू ई, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, F इक्वल टू क्यू नॉट इंटू ई,
ये होता है F इक्वल टू फॉर्मूला। ठीक है, सिंपल, देख सकते हो हमने कुछ नहीं किया, जो आपका चित्र था उस चित्र पे बिंदु O पर प्लस क्यू आवेश स्थित था। अब कूलाम के नियम के लिए क्या चाहिए, कूलाम का नियम क्या होता है, अच्छा बताओ। कूलाम का नियम दो आवेशों के बीच लगने वाला बल होता है, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल होता है। लेकिन गॉस के नियम में तो एक ही आवेश ले रहे हो, वही प्लस क्यू जिसपे O बिंदु पे रखा है, तो एक आवेश और चाहिए। इसलिए हम क्या मानते हैं कि यदि इस बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश Q नॉट रख दिया जाए, तब बल कितना हो जाएगा, F इक्वल टू Q नॉट इंटू ई, जहां Q नॉट परीक्षण आवेश, E है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहां पे E का मान रखते हैं, लिखते हैं E का मान रखने पर, E का मान रखने पर, देखो ये जो ये वाला समीकरण है, इसी पे E का मान रख देते हैं, E का मान रखने पर। तो जब हम लोग इस पे E का मान रखेंगे तब देखो क्या आ जाएगा, F इक्वल टू Q नॉट तो पहले से है, Q नॉट पहले से है, इंटू में E का मान क्या हो जाएगा, ये वाला 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर, 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, सिंपल, देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये F इक्वल टू क्या होता है, Q नॉट इंटू ई, तो E की वैल्यू रख दी 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये रख दिया 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर। आप देखो क्या करें, यहां से आप लिख सकते हो F इक्वल टू 1/4πε0 1/4πε0 और इस Q का इस Q नॉट से गुणा करो, Q इंटू Q नॉट अपॉन आर स्क्वायर, जो कि क्या है, कूलाम का नियम है। मात्रक लिख सकते हो न्यूटन, क्या मात्रक होता है, न्यूटन। बस भैया आपने डेरिवेशन कर लिया है, यही कूलाम का नियम है, तो लिख सकते हो यहां से। देखो पहले समझ लो, आपने कूलाम का नियम का आपको भी यहाँ पे फॉर्मूला लग रहा होगा कि F इक्वल टू होता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। लेकिन देखो वही चीज तो है यार, Q1 Q2 कब होता है, जब हम लोग एक बिंदु पे Q1 आवेश रखते हैं, दूसरे बिंदु पे Q2 आवेश रखते हैं, तब Q1 Q2 होता है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक बिंदु पे प्लस Q रख रहे हैं, दूसरे बिंदु पे Q नॉट रख रहे हैं, तो वही चीज तो है Q1 Q2, Q1 का मान है Q, Q2 का मान है Q नॉट, तो ये भी क्या है, कूलाम का नियम ही है। तो ये किसके द्वारा आपने सिद्ध किया है, गॉस की प्रमेय के द्वारा। तो यहां से लिख दो, यही गॉस की प्रमेय से कूलाम के नियम का सूत्र है, गॉस की प्रमेय से कूलाम के नियम का सूत्र। ठीक है, तो सिंपल हमने लिख दिया, यही कूलाम का नियम है जिसे गॉस की प्रमेय से व्युत्पन्न किया गया है, अर्थात इसका डेरिवेशन किया गया है। ठीक है, यही नियम कूलाम का है जिसे गॉस की प्रमेय देखो हमने यहां पे लगाई थी, ये गॉस की प्रमेय, इसी प्रमेय के द्वारा हमने गॉस का नियम सिद्ध किया। देखो सिंपल, जहां से चित्र बना था वहां थ्योरी लिखना, जो आपको स्क्रीनशॉट पे दिखी थी उसको लिखने के बाद सिंपल वहां से एकदम आसानी से आपको डेरिवेशन समझाया था, समीकरण एक बना था, उसके आगे का ये पूरा। ठीक है, तो आशा करते समझ में आया होगा, बहुत डिमांडेबल टॉपिक था। ठीक है, बहुत कमेंट आ रही थी इसकी, आपको कमेंट का स्क्रीनशॉट भी लगा देंगे। बहुत कमेंट आ रही थी भाई की कि यार गॉस की प्रमेय से कूलाम के नियम का डेरिवेशन कराइए। ठीक है, तो एकदम मस्त तरीके से इस डेरिवेशन को देखा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, और अगर आपको भी किसी टॉपिक पे दिक्कत है तो इसी तरह कमेंट करके पूछ सकते हो, मस्त तरीके से आपको समझा देंगे। ठीक है, तो चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो।